गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मौद्रिक अर्थशास्त्र, मुद्रा अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति, विकसनशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति, उसके उद्देश्य, उसके साधन और इस बारे में हम चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए मौद्रिक स्थिरता निर्माण करना बहुत जरूरी होता है। मौद्रिक नीति का अर्थ इस व्याख्या से हम जान सकते हैं कि मौद्रिक नीति या मुद्रा तथा साख की पूर्ति का एक निर्धारित स्तर बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति अपनाई जाती है और मात्रा में परिवर्तन द्वारा, गति में परिवर्तन द्वारा मुद्रा तथा साख की उपलब्धि निर्माण करने में परिवर्तन, मुद्रा की लागत या ब्याज दरों में परिवर्तन, इस अवस्था में हम मुद्रा नीति निर्माण कर सकते हैं। उसको 4 प्रकार से मौद्रिक नीति प्रभावित कर सकती है। तो जॉनसन कहते हैं कि मौद्रिक नीति, इसका यह आशय है कि केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा के पूर्ति पर नियंत्रण रखने की नीति एक सामान्य आर्थिक नीति, उसे हम सामान्य आर्थिक नीति द्वारा उसे हम एक मौद्रिक नीति की प्रणाली कहते हैं। पॉल इंजिंग इसके बारे में कहते हैं कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत उन सभी मौद्रिक निर्णयों एवं उपायों को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। मौद्रिक नीति का आशय यह है कि किसी भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए चलन का विस्तार और चलन का संकुचन निर्माण करना, इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण करना यानी मौद्रिक नीति होता है। तो मौद्रिक नीति एक साधन है, मौद्रिक नीति एक साधन है, साध्य नहीं है। तो इसका प्रयोग विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए मौद्रिक नीति लाई जाती है, जैसे कि सभी परिस्थितियों को निश्चित करने की सभी परिस्थितियों को आर्थिक निश्चित करने के लिए या उद्देश्य निर्माण करने के लिए मुद्रा नीति का वास्तविक कार्य है कि स्वतंत्र तथा मुक्त अर्थव्यवस्था निर्माण करना तथा मुद्रा तथा साख की मात्रा के परिवर्तन द्वारा मूल्यों को प्रभावित करना यानी मुद्रा नीति कहते हैं। तो मुद्रा नीति के काफी उद्देश्य होते हैं, जैसे कि रोजगार में स्थायित्व निर्माण करना, मूल्यों में स्थिरता निर्माण करना, विनिमय स्थिरता निर्माण करना, आर्थिक विकास करना, आय स्थिरता निर्माण करना, तटस्थ मुद्रा एवं प्रभावी मुद्रा निर्माण करना, इस प्रकार के उद्देश्य मुद्रास्फीति के होते हैं। तो विकसनशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा नीति किस तरह से होती है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि भारत एक विकसनशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है, तो भारत की विकसनशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति इस प्रकार से निर्माण होती है, जैसे कि देश में आर्थिक मंदी की मौद्रिक नीति को समझने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति किस तरह से होती है। मौद्रिक नीति जिन 4 उद्देश्यों का हमने जिक्र किया है, उन 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी देशों के लिए इस प्रकार की मौद्रिक नीति उपयोगी होती है। भारत में भी इस प्रकार की मौद्रिक नीति उपयुक्त मानी जाती है और मौद्रिक नीति विकसनशील राष्ट्रों में मौद्रिक नीति एक अलग तरह से पाई जाती है। यहाँ हम इस मुद्रा नीति को आर्थिक मंदी से भी मौद्रिक नीति को माना है। मौद्रिक नीति प्रभावित करने के लिए देश की आर्थिक व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी होता है। अर्थव्यवस्था की द्रुत गति निर्माण करने के लिए, अर्थव्यवस्था की विकास की आर्थिक स्थिति निर्माण करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए वर्तमान में मौद्रिक नीति किस प्रकार की है, वर्तमान में मौद्रिक नीति किस प्रकार की है,
उस नीति को महत्वपूर्ण माना जाता है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें एक देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय दीर्घकालीन अवधि में बढ़ती है। आर्थिक विकास का माप इस बात से होता है कि देश में पैदा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में किस गति से वृद्धि हो रही है, इसको महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा समझा जाता है कि पूर्ण रोजगार में आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। पूर्ण रोजगार में आर्थिक सहायता निर्माण करने के लिए एक आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए सहायता मिलती है, मदद मिलती है। और बेरोजगारी आर्थिक विकास में बाधक होती है। तो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम आर्थिक विकास में सहायता निर्माण करने के लिए वर्तमान युग में मौद्रिक नीति का स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पूर्ण रोजगार का उत्पादन ही लागत तथा मूल्यों पर एक प्रभाव निर्माण करता है, जैसा कि आर्थिक विकास में वो सहायक होता है। आर्थिक नीति के प्रयोग में कई प्रकार की कठिनाई, आर्थिक नीति या मौद्रिक नीति की अवस्था में कई सारी कठिनाइयां आती है। पुराने जमाने में जैसे कि स्वर्णमान युग में जो अपनाई गई मुद्रा एक संकुचन नीति आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक थी। स्वर्णमान के अंत से ही वह बाधा समाप्त हो गई और अभी जो मुद्रा नीति, जो उदार मुद्रा नीति पाई जाती है, आधुनिक तकनीकी द्वारा देश की प्रगति करने के लिए, देश के रोजगार को निर्माण करने के लिए, पूरा लाभ उठाने के लिए यह मुद्रा नीति एक महत्वपूर्ण साबित हुई है। किसी भी देश की उत्पादन की नई रीतियों को समझने के लिए प्रारंभिक पूंजी को अत्यधिक और विनियोजित माना जाता है। इस पूंजी को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने के लिए कई प्रकार की बाधाएं होती है और आधुनिक तकनीक के प्रयोग द्वारा इसको पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। और श्रम संघ उसमें औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए कई श्रमिक संघ मजदूरी में भिन्न प्रकार की वृद्धि की मांग, जैसे वेतन की मांग, मजदूर की मांग, वेतन की मांग, मजदूरी की मांग के साथ साथ उत्पादक में भी वृद्धि निर्माण करने के लिए मुद्रा गतिशील पाई जाती है। और देश का आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए यह मौद्रिक नीति काफी फलदायी होती है। ब्याज की उचित दर रखने के लिए भी आर्थिक विकास, जिस देश का आर्थिक विकास होता है उस देश में ब्याज दर की ऊंची दर पाई जाती है, बैंक द्वारा ब्याज दरों की ऊंची दरें पाई जाती हैं। यह एक देश में बाधा निर्माण, इस अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए इसको एक ऑब्स्टेकल भी माना जाता है। देश की इससे कई प्रकार के लागत में वृद्धि हो जाती है। लागत वृद्धि हो जाने से उत्पादन का क्रमता बिगड़ जाने से भय निर्माण होता है और ब्याज की दरें एक और आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है और दूसरी तरफ बचतों को भी प्रोत्साहन निर्माण करती है। इसके द्वारा देश में पूंजी का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। रोजगार और आर्थिक विकास निर्माण करना, पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास, यह एक विरोधाभास निर्माण होता है। जहाँ तक भिन्न तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करके आर्थिक अधिक पूंजी जिस संस्थाओं में लगाई जाती है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मजदूर संगठनों द्वारा भी अधिकाधिक मजदूरी
तथा अन्य आर्थिक सुविधाओं से मांग की जा सकती है, जिसके द्वारा रोजगार में उच्च स्तर निर्माण रहते हैं और आर्थिक विकास में पर्याप्त मात्रा में गति निर्माण हो जाती है। इस प्रकार से रोजगार और आर्थिक विकास में कई मात्रा में विरोधाभास मिलता है। मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में मुद्रास्फीति सहायक होती है या नहीं होती है, इसके संदर्भ में गंभीर मतभेद निर्माण हुए हैं। कुछ व्यक्ति आर्थिक विकास के लिए अत्यंत उदार मुद्रा की नीति आवश्यक मानते हैं, जबकि दूसरे और कुछ विद्वानों द्वारा ऐसी मान्यता प्राप्त हुई है कि मुद्रास्फीति का स्वाद अफीम के नशे की भांति है। मुद्रास्फीति का स्वाद अफीम के नशे की भांति है, जिसे एक बार आरंभ कर छोड़ना कठिन होता है। इस प्रकार से मुद्रास्फीति भयावह स्थिति निर्माण करती है। यह सत्य है कि जिन देशों में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता पाई जाती है, मुद्रा अथवा पूंजी के अभाव से उन साधनों का प्रयोग नहीं हो पाता। मुद्रास्फीति की हल्की सी इकाई या आर्थिक विकास को गतिशील बनाने में सहायक होती है, किंतु इसके अर्थतंत्र के पहले ही अपनी संपूर्ण शक्ति के अनुसार कार्यशीलता उस पर स्फीति का बोझ डालने से आर्थिक विकास को हानि भी हो सकती है। तो इसलिए पॉल इंजिंग कहते हैं कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की नीति अपनाना आवश्यक होता है। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की नीति अपनाना आवश्यक नहीं है। वास्तव में मुद्रा तथा साख की मात्रा में आर्थिक विकास को उतना प्रभावित नहीं करती जितना उनका प्रयोग, क्योंकि समझदारी और सजगता से अपनाई गई मौद्रिक स्फीति की नीति आर्थिक विकास को गति देती है और जल्दबाजी और नासमझी में किया गया मुद्रा प्रसार आर्थिक प्रगति को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार से पॉल इंजिंग का कथन है। तो इसमें मौद्रिक नीति आय में स्थिरता निर्माण करती है, इनकम स्टेबिलिटी निर्माण करती है। प्रोफेसर हार्ट्रे कहते हैं कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य आय में स्थापित करना होना चाहिए, अन्यथा अन्य अर्थशास्त्री के अनुसार व्यापार चक्र को मौद्रिक घटना स्वीकार करने के पहले उनका ये मौद्रिक नीति को समर्थन करते हैं। अर्थशास्त्री भिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा चक्रीय उच्चावचन, मुद्रास्फीति में चक्रीय उच्चावचन आते हैं। आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए साख का नियंत्रण किया जाना चाहिए और मौद्रिक प्रणाली का प्रयोग भी इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे मुद्रा संकुचन तथा मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में मौद्रिक उसमें प्रभावहीन मुद्रा, इससे प्रभावहीन मुद्रा किस तरह से होती है ये भी देखना जरूरी है। प्रभावहीन तथा तटस्थ मुद्रा का अर्थ यह है कि मुद्रा को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि चलन में उस मात्रा कीमतों को प्रभावित नहीं करे। प्रारंभ में यह विचार अर्थशास्त्री विक्स्टीड अथवा हेयर एंड रॉबर्टसन, इन अर्थशास्त्रियों ने इसको समर्थन किया है। इनका विचार है कि तटस्थ मुद्रा से अर्थव्यवस्था में स्थायित्व रहता है क्योंकि अधिकांश उच्चावचन मौद्रिक परिवर्तनों के कारण पैदा होते हैं। इस दृष्टि से उचित मूल्य स्तर बनाए रखने के लिए मुद्रा की मात्रा स्थिर रहना बड़ी आवश्यक है। हेयक नाम के अर्थशास्त्री है, इनके अनुसार तटस्थ मुद्रा के अभाव में मुद्रा का प्रसार और मुद्रा का संकुचन, इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न होती है जिसके अनेक दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था में निर्माण होते हैं और मुद्रा तटस्थ, इसलिए मुद्रा तटस्थ होनी चाहिए। मौद्रिक नीति के लक्ष्यों में कई प्रकार की असंगति या मौद्रिक नीति में कई प्रकार का संघर्ष दिखाई दिया है। मौद्रिक नीति के 4 उद्देश्यों को विवेचित करने के बाद यह हमें
विवेचन करना है कि पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास किस मात्रा में होता है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों के विचार से पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास इसमें कोई संघर्ष नहीं होता। पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास इसमें किस प्रकार का संघर्ष नहीं होता। उच्च आर्थिक विकास और न्यून स्तर, जैसे कि उच्च आर्थिक विकास और न्यून स्तर यानी बेरोजगारी का न्यून स्तर, इसके बाद इसमें कोई विरोध नहीं है। अर्थशास्त्री का यह एक मत है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास की दर बढ़ती है वैसे वैसे बेरोजगारी की दरें भी बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के फलस्वरूप संसाधनों का आवंटन होना चाहिए एवं श्रम की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर में परिवर्तन होना चाहिए। श्रमिक प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित नहीं होता। श्रमिक प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित नहीं होता। उनमें उसमें कई प्रकार की बेरोजगारी या गरीबी भी फैल जाती है। तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप आर्थिक विकास होना चाहिए और पूंजी का गहन उपयोग करके पूंजी का तकनीकियों द्वारा प्रयोग करके श्रमिकों को कारखानों में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास का सहसंबंध है। आर्थिक विकास और कीमत स्थिरता, इन दोनों उद्देश्य में विरोधाभास है। आर्थिक विकास और कीमत स्थिरता, जैसे कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कीमत के रूप में वृद्धि होती है। कीमतों में आवश्यक रूप में वृद्धि होती है और इस अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया में विनियोग में वृद्धि होती है और विनियोग में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होती है और आय में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति में बड़ी वृद्धि निर्माण होती है और इससे कीमत वृद्धि निर्माण होती है। इस प्रकार का चक्र आर्थिक विकास और कीमत स्थिरता में दिखता है। पूर्ण रोजगार और कीमत स्थिरता, जिसे सैमुअलसन और फिलिप्स नाम के अर्थशास्त्री है, इनके अनुसार इन दोनों उद्देश्यों को असंगत बताते हुए कीमतों के वृद्धि से ही पूर्ण रोजगार की दशा प्राप्त हो सकती है। यदि हम कीमतों की स्थिरता पर जोर देते हैं, किसी भी वस्तु और सेवाओं की कीमतों की स्थिति पर स्थिरता पर जोर देते हैं तो बेरोजगारी उसी अवस्था में विद्यमान रहती है। जब तक साधन बेरोजगार रहते हैं कीमतों में स्थिरता बनी रहती है और जैसे पूर्ण रोजगार का बिंदु प्राप्त हो जाता है कीमतों में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार की अवस्था इसमें पाई जाती है। पूर्ण रोजगार एवं विनिमय स्थिरता, इन दोनों में इस प्रकार का संघर्ष पाया जाता है कि पूर्ण रोजगार का संबंध भुगतान या शेष जो भी भुगतान या घाटे की स्थिति निर्माण होती है, सरकार के सामने भुगतान शेष में घाटे की स्थिति दिखाई देती है और इसको हल करने के लिए आयातों में भिन्न देशों की आयातों में कटौती की जाती है। इसमें देश में बेरोजगारी इससे बढ़ती है और बेरोजगारी बढ़ती है। यदि सरकार देश में रोजगार की मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ व्यय में वृद्धि करती है तो इससे आयात बढ़ती है और भुगतान शेष में घाटे की स्थिति निर्माण हो जाती है। इस प्रकार का चक्र पूर्ण रोजगार और विनिमय स्थिरता में पाया जाता है। तो मुद्रा नीति के विभिन्न उद्देश्यों में एक समन्वय होना चाहिए। एक मुद्रा नीति की एक ऐसी समस्या है कि पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, कीमत स्थिरता और विनिमय दर में स्थिरता, इन चारों उद्देश्यों को साथ साथ प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में आंतरिक संतुलन निर्माण होना बहुत जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था में आंतरिक संतुलन निर्माण होना एक बहुत जरूरी है। विनिमय दर को छोड़कर इसमें विनिमय दर की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। विनिमय दर की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए और इस तीन उद्देश्य आर्थिक नीति को प्राप्त करने के लिए ये एक समस्या मानी जाती है कि उद्देश्यों की संख्या एवं नीति साधनों की संख्या में क्या संबंध
है और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियाँ लागू होती है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज वर्तमान मौद्रिक नीति के साधन दो प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि संख्यात्मक या परिमाणात्मक साधन। इसमें संख्यात्मक साधन बैंक दर अथवा कटौती दर, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को रकम उधार देती है। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कुछ राशि उधार देती है, उनके द्वारा प्रस्तुत श्रेणी के बिलों को पुनर्कटौती करता है। कुछ देशों के बिलों की पुनर्कटौती का महत्व अधिक है। इस दर को कटौती दर कहते हैं। बैंक दर अथवा बाजार दर में संबंध इस प्रकार होता है कि बैंक दर एवं बाजार दर दोनों में ही एक प्रकार का अंतर पाया जाता है। बाजार दर वह दर है जिस पर देश के व्यापारिक बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं ऋण देने को तैयार होती है। इस प्रकार जबकि बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती दर है, बैंक दर व्यापारिक बैंक की कटौती करने के लिए निर्माण किया जाता है। साख का प्रसार एवं साख का संकुचन। साख अथवा कर्ज ऋण, साख का प्रसार एवं साख का संकुचन। बैंक दर की विशेषता यह होती है कि इसका प्रभाव बाजार की ब्याज दरों पर पड़ता है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। जब बैंक दर में वृद्धि हो जाती है तो व्यापारिक बैंक को महंगा उधार मिलने लगता है। व्यापारिक बैंकों को महंगी पूंजी उधार मिलने लगती है। जब बैंकों को महंगी उधार पूंजी मिलती है तो वे अपनी उधार देने की दरें बढ़ा देती है, यानी कमर्शियल बैंक अपने ब्याज दरें बढ़ा देती है। बैंक दर के बढ़ने के बाद बाजार में ऋण की दर बढ़ाई जाती है। इस प्रकार से व्यापारी केवल अनिवार्य कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं। इस प्रकार बैंक की दर बढ़ाने से साख की मात्रा कम होने लगती है। इसके विपरीत बैंक दर कम हो जाते हैं तो व्यापारिक बैंकों को सस्ता उधार मिलने लगता है। इससे व्यापारी बैंक स्वयं ही उधार देने की दरें कम कर देती है। इस प्रकार बैंक दरें सस्ती होने से बैंक साख की मात्रा बढ़ने लगती है। इस प्रकार साख का प्रसार और साख का संकुचन बैंक दर और बाजार दर के संदर्भ में दिखाई देता है। आंतरिक कीमत स्तर पर प्रभाव, बैंक दर में वृद्धि हो जाने से साख का संकुचन होता है। बैंक की दर में वृद्धि होने से साख का संकुचन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक अथवा व्यापारिक कार्य हतोत्साहित होने लगते हैं और आंतरिक कीमत स्तर गिरने लगती है। इसके विपरीत जब बैंक दर कम कर दी जाती है तो साख का विस्तार होता है और औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्य उत्साहित होते हैं। यानी औद्योगिकरण की प्रक्रिया निर्माण होती है और आंतरिक कीमत स्तर ऊंचा उठने लगता है। विदेशी पूंजी के आवागमन का प्रभाव, यानी इसमें जो मौद्रिक नीति के जो साधन है, मौद्रिक नीति के साधन में जो संख्यात्मक साधन या परिमाणात्मक साधन में विदेशी पूंजी के आवागमन पर प्रभाव दिखाई देता है। बैंक दर में हुए परिवर्तन का विदेशी पूंजी के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ता है। जब बैंक दर में वृद्धि होती है तब उस देश में अधिक ब्याज मिलने के कारण विदेशी बैंकों से तरल पूंजी ऊंची ब्याज दर पर लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से देश में आयात होने लगती है और आयात होने के बाद इसका विपरीत परिणाम बैंक की दर कम होने लगती है और तरल पूंजी बड़ी मात्रा में बैंकों को निर्यात के माध्यम से तरल पूंजी आरंभ होती है और विदेशों से तरल पूंजी प्राप्त होने के बाद
आयात दरों में बड़ी मात्रा में वृद्धि होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था एक संतुलित अर्थव्यवस्था निर्माण होती है। इस प्रकार से संख्यात्मक साधन मुद्रा नीति के साधनों में एक संख्यात्मक साधन माना जाता है। एक लास्ट पॉइंट है विदेशी विनिमय दरों पर प्रभाव। जब देश किसी भी देश की बैंक दर बढ़ा देती है, बैंक दर, रिजर्व बैंक जब बैंक दर को बढ़ा देती है तब ब्याज दरों में भी वृद्धि हो जाती है, या ब्याज दर बैंक कमर्शियल बैंक अपने ब्याज में भी वृद्धि करते हैं। तो विदेशी पूंजी का अधिक ब्याज, जब विदेशी पूंजी से अधिक ब्याज दर प्राप्त होता है तो ऐसी अवस्था में देश की अर्थव्यवस्था बड़ी मात्रा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक परिणाम इसका उस देश का भुगतान शेष करने के लिए या उस देश का भुगतान में सुधार करने के लिए इस विनिमय दर को अनुकूल किया जाता है। बैंक दर को कम कर देने से ब्याज दरें भी कम हो जाती है और पूंजी विदेशों में जाने लगती है, यानी आउटसोर्सिंग, हमारे देश का कैपिटल आउटसोर्सिंग होने लगता है और भुगतान का संतुलन प्रतिकूल होने लगता है और इसके फलस्वरूप विनिमय दर से देश में प्रतिकूल अवस्था निर्माण हो जाती है। इस प्रकार से मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में संतुलित बनाई रखी जाती है। थैंक यू।